दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में अपन ने दो पार्ट बनाए थे बायोलॉजी के। अपन ने 50 क्वेश्चन देखे थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो अब की बार में अपन पार्ट 2, पहले पार्ट में अपन 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर 25 क्वेश्चन अपन पार्ट 2 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँगा और समझाता चलूँगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। फर्स्ट देखिए, एक आदर्श गैस के समतापीय प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? क्या आंसर होता है दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए। ट्रायंगल टी इज इक्वल टू 0, ट्रायंगल टी यू इज इक्वल टू 0। क्यों होता है ये? क्योंकि समतापीय का मतलब क्या होता है? जहाँ तापमान स्थिर है, जहाँ तापमान एक जगह पे रुका हुआ रहे, यानी तापमान में बदलाव ट्रायंगल टी है होगा। क्योंकि एक आदर्श गैस के आंतरिक ऊर्जा को यू से कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा यू केवल तापमान पर निर्भर करती है, इसलिए आंतरिक ऊर्जा भी 0 यू बराबर 0। तो ये था इसका पहले का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन तापमान बढ़ाने पर दोगुनी हो जाती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? सक्रियण ऊर्जा घट जाती है, या प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, या अणुओं की कुल संख्या बढ़ जाती है? कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है। क्यों सही है? क्योंकि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो काफ़ी तेजी से बढ़ती है। किसके अनुसार? आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। इससे उन अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिनके पास अभिक्रिया करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है, जिससे प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ती है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 3 देखिए, शुद्ध जल की मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है? तो इसकी होती है 55.5 मीटर। 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है 1000। 1 लीटर जल का द्रव्यमान कितना होता है? 1000। ठीक है दोस्तों। और जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? मोलर द्रव्यमान होता है 18। ठीक है दोस्तों। तो मोलर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अपन इसको 18 को अपन 1000 में डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 55.5 आंसर आएगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 55.5। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक रासायनिक साम्य व्यवस्था केमिकल इक्विलिब्रियम में उत्प्रेरक कैटेलिस्ट का क्या प्रभाव होता है? तो इसका आंसर कौन सा है? इसमें ऑप्शन राइट है ऑप्शन बी। यह साम्य व्यवस्था को जल्दी प्राप्त करने में मदद करता है। क्यों करता है? क्योंकि उत्प्रेरक कभी भी साम्य स्थिरांक के EQ स्थिरांक जो ये अपन बोलते हैं, तो साम्य स्थिरांक को उत्प्रेरक कभी भी साम्य स्थिरांक जो होता है को नहीं बदलता है। यह अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं को गति करके समान रूप से बढ़ाता है। यह क्या करता है कि अग्र और प्रतीप जो होते हैं उन दोनों अभिक्रियाओं की गति को समान रूप से आगे बढ़ाता है। मतलब ना आगे पीछे कुछ नहीं है, समान रूप से बढ़ाता है। तो जिसमें साम्य व्यवस्था कम समय में जल्दी स्थापित हो जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल T1/T1/2 किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर? यह केवल स्थिरांक K पर निर्भर करता है। क्यों करता है मैं बता रहा हूँ। क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का फॉर्मूला होता है। जैसे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ऊपर बता रखा है, T/1/2 इज इक्वल टू 0.6936
3/K। इस फॉर्मूले से साफ है कि यह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर 0 पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये K पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डेनियल सेल के कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कॉपर का अपचयन, रिड्यूकेशन। क्या होती है? रिड्यूकेशन। विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। क्या होता है कि विद्युत रासायनिक सेल होता है, उसके ऊपर हमेशा कैथोड का अपचयन होता है। डेनियल सेल में कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर धातु में बदल जाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? इसका फॉर्मूला Cu2+ वापिस 2E- Cu। तो क्या है इसका? रासायनिक सेल में कैथोड हमेशा अपचयन होता है। डेनियल सेल में कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर धातु में बदल जाता है। उसको हम इस फॉर्मूले द्वारा भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलिगेटिव गुण नहीं है? ठीक है दोस्तों, क्या आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इसका ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं वह केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं? अणु गुणधर्म जो होते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। पृष्ठ तनाव द्रव्य का एक भौतिक गुण है। पृष्ठ तनाव क्या है? यह द्रव्य का एक भौतिक गुण है, यह कोलिगेटिव गुण नहीं है। ठीक है, जो कि ऊपर क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के इकाई क्या है? तो उसकी इकाई है ऑप्शन बी MOL घात -1 S घात -1। क्यों है? विस्तार क्या? शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर सान्द्रता पर निर्भर नहीं करती। क्या नहीं करती है? शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की सान्द्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए वेग स्थिरांक की इकाई वही होती है जो अभिक्रिया की दर होती है, यानी मोल प्रति लीटर सेकंड। तो अगर फुल फॉर्म MOL के देखें तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब अकार्बनिक रसायन के अपन 9 से 16 तक क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय होती है? किसकी होती है दोस्तों? किसकी होती है? BF3 की होती है। किसकी होती है? BF3 की। BF3 में बोरोन परमाणु sp2 संकृत होता है। BF3 में क्या होता है? BF3 में sp2 बोरन परमाणु संकृत होता है और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता। इस कारण इसकी संरचना 120 डिग्री के कोण के साथ त्रिकोणीय समतलीय होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का ये था आंसर। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या सामान्यतः क्यों घटती है? क्यों घटती है दोस्तों? इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोश की संख्या समान रहती है। क्या रहती है? क्वेश्चन को सही समझना पड़ेगा अपन को। क्या है इसका अंदर? एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोश की संख्या समान रहती है, लेकिन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से बाहरी इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे परमाणु सिकुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो वो जानी जाती है N2O। ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। N2O की फुल फॉर्म क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड।
को लाफिंग गैस या हास्य गैस भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि निम्नलिखित में कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस या हास्य गैस भी कहा जाता है। इससे सूंघने पर हल्की बेहोशी और हंसी आने लगती है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा में एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। दांत को शून्य करने के लिए एनेस्थीसिया के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इसका भी आंसर ऑप्शन बी है, n-1 d के घात 1-10 ns1-2, क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। इनके बाहरी कोश और उसमें ठीक पिछले कोश का डी कक्ष आंशिक रूप से भरा होता है, इसलिए विन्यास को n कोष्ठक में n-1 d1/10 n-1 ns1-2 होता है इसका। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, HCF4 जिनोन टेट्राफोलाइड अणु की संरचना कैसे होती है? वर्ग समतलीय द्वारा होती है। क्यों होती है? क्योंकि HCF4 में जिनोन परमाणु संकरण में क्या होता है? इसमें होता है sp3d2। ठीक है, HCF4 में क्या होता है? HCF4 में ये होता है, HCF4 में होता है परमाणु का संकरण sp3d² होता है। इसके पास 4 बॉन्ड पेपर और 2 लोन पेपर होते हैं। 4 होते हैं बॉन्ड पेपर और 2 होते हैं लोन पेपर। पेयर होते हैं। क्या होते हैं ये दोनों? पेयर। लोन पेयर एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इसकी वास्तविक आकृति वर्ग समतलीय हो जाती है, इसीलिए वर्ग समतलीय इसका आंसर है। संकुल यौगिक CONH3 में कोलबोल्ट CO की उपसंयोजन की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो वो है 6। क्यों है? उपसंयोजन संख्या का मतलब क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु सीधे डोनर परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। क्या होता है उपसंयोजन का मतलब? कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो सीधे डोनर परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ कोलबोल्ट से 6 अमोनिया के अणु जुड़े हैं, इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या 6 होगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? तो वो है HL। क्या है? HL। आयोडीन का आकार बड़ा होने का कारण H1 बंध की लंबाई सबसे ज़्यादा, बंध सामर्थ्य सबसे कम होती है। यह आसानी से हाइड्रोजन H को मुक्त कर देता है, इसलिए HI सबसे प्रबल अम्ल है। ठीक है, क्या आंसर है इसका? ऑप्शन डी। वह कौन सा सिद्धांत है जो ऑक्सीजन अणु O2 के अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक प्रकृति की सही व्याख्या करता है? तो वह है ऑप्शन बी, आणविक कक्षक सिद्धांत MOT। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT के अनुसार ऑक्सीजन की एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षों में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT के अनुसार ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षों में क्या मौजूद होता है? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसके कारण यह चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। VBT इसे समझ नहीं पाया था। तो इसका सिद्धांत का क्या नाम है? सिद्धांत का नाम है आणविक कक्षक सिद्धांत MOT। अब कार्बनिक रसायन के 17 से 25 प्रश्न देखेंगे। मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार प्रोपीन पर HBr के योग्य से मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? तो वो बनेगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। मार्कोनिकोव का नियम कहलाता है कि असममित एल्किन पर अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग Br उस
अंशतृप्त कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इससे अधिक स्थिर 2 कार्बोकेटायन बनता है और मुख्य उत्पाद 2 ब्रोमोन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? तो वो कौन नहीं देगा? मेथेनॉल नहीं देगा। वो कौन नहीं देगा? मेथेनॉल। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आयोडोफॉर्म परीक्षण केवल वही यौगिक देते हैं जिनमें मिथाइल कीटोन समूह को कैसे लिख सकते हैं अपन? CH3 - C बराबर O। क्या ये कीटोन समूह है? मैंने लिखा जो क्या है? कीटोन। ये है कीटोन समूह। या एल्कोहल हो जो ऑक्सित होकर या समूह बना सके। मेथेनॉल में यह संरचना नहीं होती, इसीलिए यह टेस्ट नहीं देता है। SN2 नापक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है? तो इसका क्या है? प्राथमिक एल्काइल साइड। ऑप्शन ए। क्या है इसका? ऑप्शन ए। क्योंकि SN2 जो होता है, SN2 है। SN2 अभिक्रिया एक ही पद पर पूरी होती है और उसमें नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है। इसलिए जहाँ त्रिविम बाधा यानी भीड़ भाड़ सबसे कम होगी वहाँ अभिक्रिया सबसे तेज होगी। अतः उसका क्रम क्या हो जाएगा? क्रम हो जाएगा उसका 1 डिग्री बढ़ेगी, 2, फिर बढ़ेगी 3, इस हिसाब से वो बढ़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। जब फिनोल क्रिया क्लोरोफॉर्म NaOH से कराई जाती है तो क्या बनता है? सेल्सिडाइड बनता है। इस प्रसिद्ध अभिक्रिया का नाम क्या है? इस अभिक्रिया का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिमन-टीमन अभिक्रिया। क्या होता है इसमें? रिमन-टीमन अभिक्रिया में फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म को कैसे लिख सकते हैं अपन? फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। ये है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। और क्षार के साथ कराने पर फिनोल के ऑर्थो स्थान पर फॉर्मिल समूह जो है वो CHO जुड़ जाता है और मुख्य उत्पाद सेल्सिहाइड बनता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिमन-टीमन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोकेटायन से सबसे अधिक स्थायी है? तो क्या है वो? ऑप्शन डी, CH3 3+C। क्यों है? क्योंकि तृतीयक 3 कार्बोकेटायन में 3 मिथाइल समूह का प्रेरक प्रभाव +I होता है और 9 अल्फा हाइड्रोजन कारक अति संयुग्मन सबसे अधिक होता है जो धन आवेश को बहुत कम कर देता है और इससे सबसे स्थायी बनाता है। इसीलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। एनिलीन को जब नाइट्रस अम्ल NaNO2 + HCl के साथ 0.5 डिग्री सेल्सियस पर अभिकृत किया जाता है तो क्या बनता है? तो वो बनता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। क्यों बनता है? इस अभिक्रिया को डाइएजिटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? डाइजो एडिटीकरण। मैं लिख देता हूँ, डाइएजिटीकरण। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? डाइजेटीकरण। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन कम तापमान पर नाइट्रस अम्ल से करके क्या करता है? प्राथमिक एरोमेटिक एमीन जो होता है वो कम तापमान पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एक अत्यंत महत्वपूर्ण मध्यवर्ती बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाता है। अगर पूछ ले कि डाइज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है इसका, तो इसका फॉर्मूला क्या है? C6H5N2 + Ci-। यह है इसका फॉर्मूला। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। DNA में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता है? तो यूरेसिल नहीं पाया जाता है इसमें। क्या नहीं पाया जाता है? यूरेसिल।
यूरेसिल। ऑप्शन सी। डीएनए में चार क्षार होते हैं। ठीक है दोस्तों, डीएनए में कौन से 4 क्षार होते हैं? एक होता है एडेनिन, एक होता है एडेनिन, ठीक है, एक होता है एडेनिन को अपन ए से दर्शाते हैं, दूसरा होता है थाइमिन, थाइमिन को अपन दर्शाते हैं टी से, एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन को अपन किससे दर्शाते हैं? साइटोसिन को दर्शाते हैं हम जी से, सी से। और एक होता है गुआनिन। क्या होता है? एक होता है, एक होता है गुआनिन। इसको हम किससे दर्शाते हैं? इसको अपन दर्शाते हैं जी से। तो डीएनए में 4 क्षार होते हैं, एडेनिन, नाइमिन, माइटोसिन और गुआनिन। और एक होता है यूरेसिल, ये एक्स्ट्रा होता है। तो ये 4 प्रकार, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। यूरेसिल यू केवल आरएनए में पाया जाता है, जहाँ यह थाइमिन की जगह लेता है। तो यूरेसिल कहाँ पाया जाता है? यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है, वो क्षार में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक समान अनुपात वाले एल्कोहलों से अधिक क्यों होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध की अधिक प्रबलता के कारण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु आपस में बहुत मजबूत हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर द्वितीय संरचना बना देते हैं। वाष्प में ये अवस्था में ये भी डाइमर के रूप में रहते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखिए, नॉयलन 6/6 किन दो एल्को का संघनन बहुलक है? ठीक है, तो ये किसका है? एडिपिक अम्ल और हेक्सोमेथिन डाइमिन का है। क्योंकि नॉयलन 6/6 को बनाने के लिए एडिपिक अम्ल 6 कार्बन और हेक्सोमेथिलन डाइमन 6 कार्बन का उपयोग किया जाता है। नॉयलन को बनाने के लिए, समझ आएगा तो, नॉयलन को बनाने के लिए एडिपिक अम्ल के 6 कार्बन और हेक्सोमेथिलन डाइमन के 6 कार्बन का उपयोग किया जाता है। इन दोनों में 6 कार्बन होने के कारण इस बहुलक नाम के पीछे 6/6 लगाया जाता है। आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो ये था हमारा वीडियो। केमिस्ट्री के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेके आए हूँ बाद में। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले पार्ट में अपन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो अपन को इस 2 पार्ट में अपन इस वीडियो को डिवाइड कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को बनाने के लिए